हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल, डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग, आपका स्वागत करता हूं इस सेशन में। और आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं जुडिशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव है, वो फाइनेंशियल फाउंटेन का भी हेड है, वो हमारी डिप्लोमेसी का भी हेड है, वो हमारी मिलिट्री पावर्स का भी हेड है। all the defense forces, army, air force, navy, they all work under president of India. He's the supreme commander of armed forces in India. And also he is the head of judiciary in India. We have an integrated and a federal judiciary. For all states, almost for all states, they have different high courts, except a few when 2-3 states can have a common high court. For example, that of Punjab and Haryana High Court. Okay, so and above all high courts, there is one court, the apex court in India, and that is Supreme Court. And Supreme Court judges, Supreme Court judges, High Court judges, all are appointed by President of India, including the Chief Justice of India. Okay, so I will in brief tell you about Chief Justice of India. There is one Chief Justice of India, and below him there are 30 Supreme Court judges. Okay, and who was the first Chief Justice of India? हीरा लाल जे कानिया। ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहिए था। चलो एनीहाउ, और आगे चलते हैं। सो जुडिशियल पावर्स का हेड किस तरह से प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट क्या क्या जुडिशियल पावर्स बनती है, अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। Here is my screen. I would like to share my screen with you people. These are all judicial powers of the President of India. Okay? ये देखिए, जो पहला पॉइंट है वो है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, और वो पॉइंट क्या है कि he appoints the chief justice and other judges of the Supreme Court and also the High Court. बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जजेस को अगर अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट तो जरूर हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट करता होगा गवर्नर। ये गलत है। चाहे हाई कोर्ट के जजेस हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के, चाहे चीफ जस्टिस हो, सबको अपॉइंट करेगा कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो है उसको लेकर एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, जो जजेस एडवोकेट और रिकॉर्ड केस है उसके बेसिस पर किस तरह से वन चीफ जस्टिस प्लस 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का एक कॉलेजियम बनता है। उसे हम क्या कहते हैं? कॉलेजियम। कॉलेजियम पे 1+4 होता है, 1+4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये जिस जज की अपॉइंटमेंट या ट्रांसफर को लेकर सलाह देंगे प्रेसिडेंट को उस सलाह को मानना पड़ेगा। ठीक है, ओके। He can seek advice from the Supreme Court on any question of law। ये बात बताऊंगा, ये पहले समझ में आ गया कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट जजेस को, हाई कोर्ट जजेस को, पर ये आर्बिट्रेरली ऐसा नहीं कर सकता। आर्बिट्रेरली ऐसा नहीं कर सकता। उसको क्या करना पड़ेगा? खुद जुडिशरी से ही पूछना पड़ेगा, और जुडिशरी जिसको अपॉइंट करना कहेगी उसको करेंगे। अभी अभी इसको नेगेटिव करने के लिए, क्योंकि देखो इसका साइड इफेक्ट हो रहा है। साइड इफेक्ट क्या है? नेपोटिज्म बढ़ रहा है। देश में क्या बढ़ रहा है? नेपोटिज्म। व्हाट इज नेपोटिज्म? नेपोटिज्म क्या होता है? देखते हैं कौन जवाब देगा। अंजलि, नेपोटिज्म पता है क्या होता है? स्नेहा सर नहीं पता? सर नेपोटिज्म रजत धवन पता है सर कि सर जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, मतलब अगर फादर वो है तो उसका बेटा भी उसी फील्ड में उसी की सीट लेगा। नहीं, ये नहीं समथिंग होता। लाइक भाई भतीजावाद सर। वाह 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 वाह, भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद को हम कहते हैं नेपोटिज्म। भाई भतीजावाद भी अपने आप में एक इडियम है कि जो टॉप लेवल पर बैठे हैं वो
इंश्योर करते हैं कि अपने क्लोज, अपने दोस्तों के बच्चे, अपने भाइयों और अपने भाइयों के बच्चों को उसके बाद उन टॉप पोजीशंस में ले आते हैं। फिर वो अगली जनरेशन के अपने भाइयों और भाइयों के बच्चों को और अपने बच्चों को टॉप पोजीशंस पे ले आते हैं। यानी टॉप पोजीशंस रिजर्व्ड हो गई। ठीक है, किसके लिए रिजर्व हो गई टॉप पोजीशंस? ये टॉप पोजीशंस रिजर्व हो गई एक ही लॉबी के लिए। इसे हम कहते हैं लॉबिंग। लॉबिंग कहते हैं इसके, कि लॉबी बन गई। अब सुप्रीम कोर्ट जजेस की, हाई कोर्ट जजेस की एक लॉबी है। समझ में आया? अब रिलीफ जो मिलते हैं, जब आप कोई वकील करते हो और वकील को रिलीफ मिल गया, यानी को केस जीत गया, वो भी हो क्या रहा है, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, ठीक है, उनकी गुड लुक्स में जो वकील है उनको इजीली रिलीफ मिल जाता है, यानी उनके जो भाई भतीजे हैं। क्लियर? और जो नॉर्मल कोई एक ऐसा बच्चा कोर्ट में प्रैक्टिस करने चला जाता है जिसके पेरेंट्स इस फील्ड से ना हो, जो हाई लेवल की लॉबी का पार्ट नहीं है, तो देखा यह जाता है उनको रिलीफ उतनी इजीली नहीं मिलता। तो भाई भतीजावाद बिल्कुल ही ग्रास रूट लेवल से है। और ये सबसे ज्यादा लॉबिंग कहाँ देखी जा रही है? हाई कोर्ट में देखी जा रही है। अभी कुछ समय पहले मैंने खुद ने एक केस अपने एक क्लोज किसी दोस्त को किसी का केस देना चाहा। उसने कहा कि ये मैटर जो है बहुत बड़ा है, मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस जरूर करता हूं मगर हाई कोर्ट में जो ज्यादा चलती है वो है फेस वैल्यू, चेहरे की वैल्यू होती है। तो हमें एक अच्छी फेस वैल्यू वाला सीनियर एडवोकेट अपने साथ रखना पड़ेगा। ठीक है जी? और इसलिए एक बड़ी फीस चार्ज करनी पड़ेगी। समझ में आया? तो ये है भाई भतीजावाद, और ये नीचे से ऊपर तक है। इस प्रॉब्लम को देखा किसने? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। और जैसे ही उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की गद्दी संभाली, सबसे पहला ही काम ये किया कि जुडिशरी के इस नेपोटिज्म को, इस विशियस सर्कल को तोड़ने की कोशिश की। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बनाया और स्थापना की भारत में एनजैक की, और ये पास भी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी बन गया, और भारत में बना नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। कि उसके बाद जजेस जो है वो जिसको चाहेंगे वो आगे जजेस नहीं बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिनको चाहेंगे वही आगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस बने, ये सिस्टम गलत है। सलाह लेनी होगी। ठीक है, कौन सलाह देंगे? खुद प्रधानमंत्री भी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी। समझ में आया? और भी कई ऐसे लोगों को एनजैक का मेंबर बनाया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का। ठीक है, ये लोग जिसको चाहेंगे वो लोग बनेंगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस। क्लियर? और इसमें खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी बैठेंगे, कॉलेजियम वाले। मगर ये बात पसंद नहीं आई सुप्रीम कोर्ट को, और उन्होंने इस कमीशन के सेटअप होने के तुरंत बाद, यानी कि इस कमीशन की फर्स्ट मीटिंग से पहले ही स्टे लगा दिया कि मीटिंग नहीं होनी चाहिए। एक भी मीटिंग नहीं हो पाई। और इससे पहले कि कुछ और होता, सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। समझ में आया? तो खत्म हो गई ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और सुप्रीम कोर्ट ने किस बात का हवाला दिया और क्या कह के ये किया, अब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी? ये देखिए, एक मिनट, किसी बच्चे ने शायद मुझसे कोई सवाल पूछा है, मैं पहले उस सवाल को एड्रेस करना चाहूंगा। ये देखिए, एनजैक की फुल मैंने बताया अभी। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स
अपॉइंटमेंट्स कमीशन। बना जरूर था ये कमीशन भाई भतीजावाद को तोड़ने के लिए, ठीक है, मगर एक भी मीटिंग कर नहीं पाया। मीटिंग से पहले इस पर स्टे लग गई और बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर लिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, इसलिए वॉइड हो गया, खत्म हो गया और एंड हो गया इस कमीशन का। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि क्यों ऐसा करना जरूरी है? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को हरगिज भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। और ये कहा गया था एक फुल बेंच जजमेंट द्वारा, और वो जजमेंट थी केशवा नंदा भारती केस। इस केस को 1973 में डिसाइड किया गया था और इस केस को फंडामेंटल राइट्स केस भी कहते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट में 13 जज हुआ करते थे और इस पर भी 13 के 13 जजेस ने साइन किए थे। 6:7 की रेशो से ये डिसाइड किया गया था, यानी 50% जजेस इसके खिलाफ, 50% जजेस के फेवर में, बस थोड़ा सा फर्क, अप्रोक्सीमेटली 50, 6:7 की रेशो। तो दिस वाज द रेशो, ओके। और उसमें कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रॉय नहीं करना, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जी हाँ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो फ्रॉम द कंट्रोल्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। इस कारण से इस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि एग्जैक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए, और उन्होंने कर दिया। क्लियर, समझ में आ गया? तो आज भी भारत में वही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट जजेस वो बन रहे हैं जो कि चाहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि नेपोटिज्म आज भी हो रहा है। क्लियर, और इसका कोई इलाज नहीं दिखाई दे रहा है। और आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक और जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताऊंगा, वो क्या है। ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, बोथ ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। हाउएवर द एडवाइस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। अब सुनो ध्यान से, ठीक है, ये देखिए कि वेट, ये देखिए, अब इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये क्या होता है, अब वो समझिए। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 143 में लिखा हुआ है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी एडवाइस ले सकता है, और वो जो सलाह लेगा वो लेगा अंडर आर्टिकल 143। और जैसे कि हुआ ये था, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस को डिसाइड नहीं किया जा रहा था, तो प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि आप बताओ कि पहले यहाँ मंदिर हुआ करता था या पहले यहाँ मस्जिद हुआ करती थी, मस्जिद हुआ करती थी, जो आप कहोगे हम वही दोबारा बना देंगे। क्लियर। अब सुप्रीम कोर्ट इस बात को देख रही थी कि मस्जिद यहाँ होती थी, ये तो सबको ही पता है, अब मंदिर यहाँ होता था या नहीं था इसके प्रमाण धुंधले हैं, ठीक है। तो ये क्या क्वेश्चन पूछा, क्या ये क्वेश्चन ऑफ लॉ था या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट था, कि एक पॉइंट पर लॉ क्या कहता है, क्या ये पूछा गया, या फिर फैक्ट पूछा गया पहले क्या हुआ था? इट वाज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, यानी कि बोथ, यानी कि
प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी पूछ सकता है, दोनों चीजें पूछ सकता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ठीक है, और देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले वहां मंदिर हुआ करता था या मस्जिद हुआ करता, तुम तुमसे क्यों पूछो, तुम्हारा काम अपने आप करो। यानी कि सुप्रीम कोर्ट नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस। सलाह देना सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी नहीं है, मना भी कर सकती है। और अगर सलाह दे देती है, अगर सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कर देती है, तो क्या प्रेसिडेंट बंध जाएगा? इज प्रेसिडेंट बाउंड? क्या प्रेसिडेंट बाउंड है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस से? आंसर इज नॉट बाउंड, बंधा हुआ नहीं है। सलाह को मानो या ना मानो। क्लियर? मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट चाहे एडवाइस दे चाहे ना दे, मगर एक बार क्वेश्चन आया था, मुझे ईयर याद कर दीजिए, हाँ 2010 में मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आया था पीसीएस के जुडिशियल एग्जाम में, कि वो कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाउंड हो जाएगी, फिर उसको एडवाइस देनी ही पड़ेगी प्रेसिडेंट को। वो कौन से, कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा? किसी को पता है इसके बारे में? ये देखिए, subject to the provisions of this constitution, the Supreme Court shall, to the exclusion of any other court, have original jurisdiction in any dispute. देख रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट की पार्ट्स के बारे में लिखा जा रहा है यहाँ। Subject to the provisions of this constitution, the Supreme Court shall, to the exclusion of any other court, have original jurisdiction in any dispute. आगे, between the government of India, between the government of India and states, and in so far as a dispute involves any question, whether of question of law, on which the existence or extent of a legal right depends, provided that the said shall not extend to a dispute arising out of any treaty, agreement, covenant, sanad, or other similar instrument which, having been entered into or executed before the commencement of this constitution, continues in operation after such commencement, on which provides that the said shall not extend to such a dispute. यानी कि जो ये इस तरह की बातें हैं कि एक पुराना कोई ट्रीटी या एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, और वो वैलिड है आज की डेट में या नहीं है, उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, तो सिर्फ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बाउंड हो जाएगी एडवाइस करने के लिए। ठीक है जी, और वैसे सुप्रीम कोर्ट और किसी सिचुएशन में बाउंड नहीं है। मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये आ गया आर्टिकल 143। If at any time, ये देखिए क्या लिखा है, if at any time it appears to the president, कि कभी प्रेसिडेंट को लगता है, ठीक है, that the question of law of fact has arisen or is likely to arise which is of such a nature which is of public importance and it is expedient to obtain the opinion of the Supreme Court, तो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लिया जा सकता है। It may refer the question to that court for consideration and the court may word यूज हुआ है। may word का मतलब मर्जी है, जवाब दे या ना दे। and after such hearing as it thinks fit, चाहे तो हियरिंग भी हो चाहे ना हो, रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट्स ओपिनियन, फिर प्रेसिडेंट को अपना रिपोर्ट दे देंगे। मगर द प्रेसिडेंट मे नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द प्रोविजो टू आर्टिकल 131, ठीक है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द प्रोविजो टू आर्टिकल 131, कि 131 में चाहे कुछ भी लिखा है उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट चाहे तो वैसी कोई डिस्प्यूट को, रेफर अ डिस्प्यूट ऑफ दैट काइंड मेंशन्ड इन द सेड प्रोविजो टू द सुप्रीम कोर्ट। पुराना कोई ट्रीटी है, एग्रीमेंट है किसी कंट्री के साथ, यूएनओ जैसे किसी बॉडी के साथ, उसकी वैलिडिटी को लेकर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उससे पर्टेनिंग कोई क्वेश्चन है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में आता है। टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स ओपिनियन एंड द सुप्रीम कोर्ट शैल
आफ्टर सच हियरिंग एज इट थिंग्स विल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। अब शेल वर्ड आ गया, ऊपर वाले मे है, नीचे वाले में शेल है। वैसे कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ पूछा है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पूछा है, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू रिप्लाई। लेकिन अब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान के आने से पहले की कोई ट्रीटी एग्रीमेंट की वैलिडिटी को लेकर उससे रिपग्नेंट, उससे पर्टेनिंग क्वेश्चन है तो जवाब देना पड़ेगा। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा 131 कि कब मजबूर है सुप्रीम कोर्ट, जब जवाब देना ही पड़ेगा। ये देखिए, अब मैं फिर से आपको लेके जा रहा हूँ 131 पर, इसकी लाइट में आप 131 को पढ़ेंगे। ये आ गया 131। Provided that the said jurisdiction shall not extend to a dispute arising out of any treaty, agreement, covenant, engagement, sanad or other similar instrument which, having been entered into or executed before the commencement of this constitution, संविधान के लागू होने से पहले हुए किसी ट्रीटी एग्रीमेंट, इंटरनेशनल ट्रीटीज एग्रीमेंट की बात हो रही है, से रिलेटेड कोई अगर कोई डिस्प्यूट पैदा होती है, उसको लेकर अगर प्रेसिडेंट को सलाह मांग लेता है सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देनी होगी। और किसी मैटर पे सलाह मांगता है तो वो मजबूर नहीं है, उसकी मर्जी है सलाह दे या ना दे। कंटिन्यूज कि भाई वो ट्रीटी एग्रीमेंट आज भी कंटिन्यूज इन ऑपरेशन आफ्टर सच कमेंसमेंट सिविल इंस्ट्रूमेंट व्हिच हैविंग बीन एंटर्ड इनटू, और वो ऐसा ट्रीटी एग्रीमेंट जो आज भी कंटिन्यू हो रहा है, और व्हिच प्रोवाइड्स दैट दिस सेड जुरिसडिक्शन शैल नॉट एक्सटेंड, सेड जुरिसडिक्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू सच अ डिस्प्यूट। क्लियर? तो ये टेक्निकल पॉइंट था, किसको समझ नहीं आया मैं दोबारा कराने को तैयार हूं। Come on, students. Sir, please give an example of this. अब जैसे यूएनओ जो बनी थी वो बनी थी कि किसमें 1945 में 1945 में 24 अक्टूबर को बनी थी। क्लियर? और हमने मान लो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं, हमने उसके बाद उसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई उसमें वादा कर दिया कि हम भारत में क्या करेंगे, अगर मेंबर स्टेट्स यानी यूएनओ के जितने मेंबर है कंट्रीज हैं, उस कंट्री का कोई क्रिमिनल अगर इंडिया में आएगा तो हम उसको अरेस्ट करके हम उस कंट्री को वापस कर देंगे। ओके, ठीक है जी। और फिर बाद में होता क्या है कि पाकिस्तान भी मेंबर बन गया यूएनओ का, इंडिया भी बन गया, और पाकिस्तान में जो आदमी, ठीक है, हिंदुओं के अधिकारों के लिए लड़ रहा था और मुस्लिम्स उसको मारना चाहते थे, ठीक है, उस पर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपनी मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन को खुश करने के लिए, ठीक है, पर्चा कर दिया, यानी कि उसके ऊपर चार्जेस फ्रेम कर दिया और कह दिया ये तो क्रिमिनल है, ठीक है, और वो बच के भाग के इंडिया के अंदर घुस आया। फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट बोलती है यूएनओ को कि जी देखो जी, इंडिया वाले वादा करके गए थे कि अगर कोई यूएनओ का मेंबर कंट्री के अंदर, कि यूएनओ के मेंबर कंट्री के अंदर कोई क्राइम होता है और क्रिमिनल वो भागकर किसी भी मेंबर कंट्री में चला जाएगा, तो वो मेंबर कंट्री उसको अरेस्ट करके उस कंट्री को दे देगी, ठीक है, जहां क्राइम हुआ था। तो अब उस हिंदू को हमें दो। हम कहते हैं नहीं, तुम्हारे यहाँ पाकिस्तान में तो हिंदुओं के ऊपर गलत अत्याचार होते हैं, इस कारण से हम उसको नहीं देंगे। क्लियर? अब प्रेसिडेंट कहता है कि मुझे कुछ फैसला लेना है, वो वाली ट्रीटी जो हुई थी आज भी वो वैलिड है, ठीक है, तो आप अपनी सलाह दे, सुप्रीम कोर्ट अपनी सलाह दे कि क्या हम मजबूर हैं, क्या हमें इस हिंदू को जो पाकिस्तान में से भाग के आया है, जो हमारे हिसाब से तो निर्दोष है पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हिसाब से क्रिमिनल है, ठीक है, जो वहां की माइनॉरिटी के लिए लड़ रहा था यानी हिंदुओं के लड़ रहा था, क्या उसको हमें मरने के लिए, सजाए मौत के लिए पाकिस्तान को देना हमारी मजबूरी है? ये सवाल पूछता है प्रेसिडेंट। किससे पूछता है? सुप्रीम कोर्ट से। अब दिस इज अ डिस्प्यूट अराइजिंग, नाउ दिस इज अ डिस्प्यूट, ये देखो ध्यान से,
This is a dispute arising. This is a dispute arising out of a treaty. ठीक है, entered into or executed before the commencement of this constitution. Constitution कब लागू हुआ? 1950 में 26 जनवरी को, मगर ये कब साइन हो गया था? 1945 में. ओके, एंड कंटिन्यूज इन ऑपरेशन, और इसको कभी वापस भी नहीं लिया गया. इंडिया ने आज तक नहीं कहा कि भाई हम उसको उससे बाहर आना चाहते हैं. ठीक है, और which provides that the said jurisdiction shall not extend to such a dispute. समझ में आया? तो अब सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी ही होगी. वंशिका, पॉइंट क्लियर हो गया? आपने पूछा था ना अभी? Yes, sir. Clear. बिल्कुल समझ में आ गया ना? चलो आगे चलते हैं. Yes, sir. He can grant pardon, reprieve, respite and remission of punishment. यानी अगर कोई सजा मिलती है, अगर एक इंसान को कोई भी सजा मिलती है, ठीक है, वो माफी की अर्जी लगा सकता है प्रेसिडेंट के आगे. ठीक है जी, और प्रेसिडेंट चाहे तो उसको माफी दे सकता है, पर माफी एक नहीं कई प्रकार की है. जैसे कि पहला टाइप, फर्स्ट टाइप है पार्डन, सेकंड है रिप्रीव, थर्ड है रिस्पाइट, फोर्थ है रेमिशन. ठीक है, ये चारों माफियों इन वर्ड्स के क्या मतलब है मैं भी समझाऊंगा आपको. फिर उस पनिशमेंट को एनफोर्स करने से भी रोका जा सकता है, सस्पेंशन रोकी जा सकती है, रेमिशन, कम्यूटेशन द सेंटेंस. ठीक है, इन और प्रेसिडेंट जो है डेथ पेनल्टी को माफ कर सकता है, गवर्नर नहीं कर सकता. वैसे तो प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों को पार्डन देने की यानी माफी देने की पावर्स हैं. दोनों को माफी देने की पावर्स हैं. ठीक है, पार्डन कर सकते हैं वो. लेकिन दो फर्क है. कौन से दो फर्क है? डेथ पेनल्टी, सजाए मौत को सिर्फ प्रेसिडेंट माफ कर सकता है, गवर्नर नहीं कर सकता. दूसरा फर्क, कोर्ट मार्शल को प्रेसिडेंट माफी दे सकता है, गवर्नर माफी नहीं दे सकता. दीज आर टू डिफरेंसेस. इज माय पॉइंट क्लियर? ओके, और आगे चलते हैं. ये देखिए, in all cases where punishment or sentence is by a court martial को माफ कर सकता है प्रेसिडेंट. in all cases where the punishment or sentence is for an offense against a union law, सेंट्रल लॉज के तहत अगर कोई पनिशमेंट बनती है किसी की, उसको माफी प्रेसिडेंट दे सकता है. स्टेट लॉ के हिसाब से अगर कोई पनिशमेंट बनती है, उसको माफी गवर्नर दे सकता है. ठीक है, फिर इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ. क्लियर? ओके, तो मैं अभी बता देता हूं आपको, चलो, कि इन वर्ड्स का क्या मतलब है. वेट, ये देखिए, इन वर्ड्स के मतलब अलग अलग दिए हुए हैं. कि पार्डन क्या है? पार्डन समझिए. पार्डन सबसे बढ़िया वाली चीज होती है एक्यूज्ड के लिए, क्योंकि इससे इट रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन. कन्विक्शन क्या है? जो उस इंसान के ऊपर, गुनाहगार के ऊपर एक दाग लग गया कि हाँ ये गुनाहगार आदमी है, उसे हम कहते हैं कन्विक्शन. और सेंटेंस क्या होती है? सजा, यानी कि पनिशमेंट. ना सिर्फ पनिशमेंट माफ होती है, दाग भी धुल जाता है. और उसके बाद इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू एक्विटल, जैसे बाइज्जत बरी के बराबर से माना जाएगा. समझ में आया? तो सबसे बड़ी, इट एब्सॉल्व्स द कन्विक्ट फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस, पनिशमेंट्स एंड आल्सो डिस्क्वालिफिकेशंस. क्योंकि 2 साल से ज्यादा की कैद जिसको हो जाए, उसको कभी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती. मगर एक आदमी मान लो 5 साल जेल में रह के भी आ गया, मगर उसको पार्डन कर दिया अगर, तो वो गवर्नमेंट जॉब भी कर सकता है, यानी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाएगी. तो सबसे बड़ी माफी तो ये है. फिर उसके बाद अलग अलग माफिया हैं. अगली है कॉम्यूटेशन. कॉम्यूटेशन क्या होती है? कि हार्ड टाइप ऑफ पनिशमेंट को सॉफ्ट पनिशमेंट,
वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट विच इज द हार्ड पनिशमेंट, वो चेंज करके क्या कर दिया, लाइट पनिशमेंट। अब सबसे कड़क पनिशमेंट क्या और सबसे लाइट का, सबसे कड़क पनिशमेंट होती है डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी से कड़क पनिशमेंट कोई हो नहीं सकती, ठीक है। और उससे छोटी कौन सी पनिशमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उससे छोटी है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, रिगरस रिगरस। उससे छोटे लेवल की पनिशमेंट है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, उससे छोटी है फाइन। अब किसी को डेथ पेनल्टी से कन्वर्ट करके अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया तो यानी कि क्या हो रहा है, कॉम्यूटेशन। लाइफ इम्प्रिजनमेंट चेंज करके रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट कर दिया, रिग्रेस को सिंपल कर दिया, यानी लाइट कैरेक्टर, ये समझ में आ गया। लाइट कैरेक्टर की पनिशमेंट अगर दे रहे हैं तो वो हो रहा है कॉम्यूटेशन, यानी डेथ सेंटेंस को चेंज करके कर दिया रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट और रिग्रेस को करके कर दिया सिंपल, ठीक है। फिर आती है रेमिशन की फॉर्म तो वही रहेगी, कड़क है तो कड़क ही रहेगी, लाइट नहीं करेंगे, बस अमाउंट कम कर देंगे, रिड्यूसिंग द पीरियड विदाउट चेंजिंग कैरेक्टर। समझ में आया, यानी 2 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट को चेंज कर दिया रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर। फिर आता है रिस्पाइट। रिस्पाइट में ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, सम स्पेशल फैक्ट, किसी एक खास चीज को देखते हुए, जैसे प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमन, टेंडर एज ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। अगर एक प्रेग्नेंट वुमन को सजा देते हैं तो उसके गर्भाशय में जो बच्चा है उसको भी ऑटोमेटिकली सजा मिल जाएगी। तो ऐसी किसी बात को देखकर लेसर सेंटेंस दे देने को हम कहते हैं रिस्पाइट हो गया। फिर आता है रिप्रूव, ये बस टेम्परेरी रिलीफ है, टेम्परेरी पीरियड के लिए, कि चलो थोड़े टाइम के लिए एग्जीक्यूशन यानी इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पनिशमेंट को सस्पेंड कर दिया, रोक दिया। पनिशमेंट तो मिलेगी उतनी ही मिलेगी, ठीक है। और ये किस लिए करते हैं, ताकि वो इंसान अपनी माफी के लिए अच्छे से अप्लाई कर सके। गवर्नर जो माफी देता है 161 के अंतर्गत देता है। क्लियर, आज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? Sir, rigorous imprisonment. कैद बा मशक्कत, काम भी करना पड़ेगा, जेल में भी रखेंगे, पत्थर भी तुड़वाएंगे, चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। शोले फिल्म का डायलॉग। Okay, sir. ओके, कैद में सिर्फ अंदर करते हैं, काम नहीं कराते। संजय दत्त को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हुई थी, कुर्सियां बनाई थी उसने, कारपेंटर काम किया था। एनी अदर क्वेश्चन? No, sir. ओके, शुड आई एंड दिस सेशन? Yes, sir. बाय बाय, सी यू। अब रेगुलर क्लासेस मंडे से होंगी, स्पेशल लेक्चर्स होंगे सैटरडे संडे में। ओके Okay, sir. Sir, 7 o'clock aptitude class.